हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। और देखिए, आज हम मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि इसमें बहुत अलग अलग यूनिट्स, जितने भी हमारे पेपर 1 के यूनिट्स हैं उसमें से अलग अलग यूनिट्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। दिसंबर एग्जाम नज़दीक है, तो प्रैक्टिस जितना होगा उतना बेहतर होगा। बीच में थोड़ा गैप हो गया था हेल्थ रीजन्स की वजह से, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो निरंतर हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये चलता रहे, ये सीरीज जो है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए, अपने साथ एक ब्लैंक पेपर रखिए, साथ में सॉल्व करते हुए चलिए। और देखिए, स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। और कहीं भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, किसी भी चैनल पे जाके आप प्रैक्टिस करिए और वहाँ जाके आप देखिए कि वो लोग क्या कराते हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। वहाँ पर जो है सिर्फ ऑप्शन टिक करके और भागो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया तो कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझते हैं जो उस प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। है ना। देखिए, कभी भी एक रिसर्च जो होता है, एक शोध जो होता है, वो समस्या से ही शुरू होता है। कोई भी समस्या अगर कहीं है तो उसको सॉल्व करने के लिए शोध किया जाता है। और एक बेहतर रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया कि रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन अच्छे से करना चाहिए, ताकि जो रिसर्चर हैं उनको पता रहे कि मैं किस बारे में रिसर्च या शोध करने वाला हूं। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है। पहला कह रहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो शोध के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इट शुड बी अमेनेबल टू रिसर्च। बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं बताइए। रिसर्च प्रॉब्लम शोध के लिए यानी रिसर्च के लिए जो है उपयुक्त तो होना ही चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम ओरिजिनल होना चाहिए, ये कह रहा है। बिल्कुल, आप किसी का डुप्लीकेट थोड़ी रिसर्च प्रॉब्लम ले लेंगे भाई। जो समस्या आप सामने देख रहे हैं उसके लिए आप ही तो डिफाइन करेंगे, आप ही तो परिभाषित करेंगे उस शोध के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को। तो ओरिजिनल होना चाहिए। कह रहा है कि इट शुड बी वेग एंड जनरल। यह अस्पष्ट और सामान्य होना चाहिए, कभी नहीं। रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप उसको डिफाइन करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सी वाला। तो ये हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। और डी कह रहा है इट शुड हैव यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, यानी इसमें उपयोगिता और प्रासंगिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए जो रेलेवेंट हो, आपके रिसर्च के हिसाब से हो, है ना। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। यानी ए, बी और डी तो कैरेक्टरिस्टिक है, सी एक विशेषता नहीं है। और उसके लिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर सी है। एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है ना वो क्लियर होता है। बता दे रहा हूँ, एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा याद रखिएगा कि वो स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, विशिष्ट होगा, यानी स्पेसिफिक होगा। इसके अलावा अच्छे से डिफाइंड होगा, अच्छे से परिभाषित होगा, ताकि कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह जाए। और अगर वेग रहेगा ना, यानी कि अगर अस्पष्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें से मीनिंगफुल कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाएंगे। और इस वजह से ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है ना, नॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग जब हम कराते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है। चार ऑप्शंस हैं। पहला है टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना। दूसरा है कि थिंकिंग पावर स्टूडेंट्स का डेवलप करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा है नोट्स लिखवाना या डिक्टेट करना। और चौथा है छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करना, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल देखें ना, तो इनमें से मैक्सिमम ऑप्शंस जो हमारे यहाँ देखा जाता है, जो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना लाचार है वो दिखाता है। क्योंकि हम सिलेबस से मतलब रखते हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आप एग्जाम पास कर पाएं। तो डी ऑप्शन सही है कि गलत है बताइए। अगर हम देखें तो वो गलत है, लेकिन आप तो ये कर रहे हैं क्योंकि भाई भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई जो है ना, वो आप इंटरेस्ट से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई आप रोजगार के लिए करते हैं, है ना। इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा खासा ख्याल नहीं होता है। और इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिक्कतें देखने को मिलता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्र अपने से खुद से सोच सके, चिंतन कर सकें, कोई भी
एक टॉपिक पे ये होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि भाई सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम नोट्स डिक्टेट कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं सर नोट्स आप दीजिए, नोट्स दीजिए, पीडीएफ दीजिए। स्टूडेंट्स जो है वो उनको एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सही अगर हम देखें तो थिंकिंग पावर स्टूडेंट्स का डेवलप करना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, कि भाई उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी उनके अंदर आ जाए, है ना, विश्लेषणात्मक जो क्षमता है उसका विकास हो, एनालिटिकल स्किल जिसको हम कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। ये सारी चीज़ें हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, है ना। पास एग्जाम करना और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना नहीं होता है। एजुकेशन जो है ना वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में होना चाहिए, कि भाई बौद्धिक विकास आप कर रहे हैं बच्चों का, आप स्वतंत्र रूप से उनको सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। तो यही टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, आज स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं है, अगले वाले से फिर कॉम्प्लिकेटेड लेना शुरू करेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज, कक्षा संप्रेषण को सामान्यतः क्या माना जाता है? प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक या उद्देश्यपूर्ण, इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या फिर पर्पजिव, है ना। देखिए इफेक्टिव और अफेक्टिव अलग अलग होता है, ए और सी जो है, अगर आप कंफ्यूज हो तो बता दो। प्रभावी और भावात्मक, अफेक्टिव भावात्मक होता है। तो बताइए क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है, जो क्लासरूम में हम कम्युनिकेट करते हैं, टीचर स्टूडेंट आपस में करते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में करते हैं, वो नॉर्मली उसको क्या माना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको क्या लगता है बताइए। देखिए इफेक्टिव सही होगा, नहीं। कॉग्निटिव नहीं, अफेक्टिव नहीं, पर्पसिव। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है ना एक पर्पजफुल एक्टिविटी होता है, क्योंकि हम जानबूझकर वो सवाल पूछते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो उनका मनोस्थिति, उनका करंट नॉलेज के बारे में हमें पता चल सके। हम उनको कोशिश करते हैं कि उन जो भी उनको ना आता वो हम बताएं, तो ये उद्देश्यपूर्ण होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है ना वो पर्पसिव होता है, क्योंकि स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमें हासिल करने होते हैं, हमें विशिष्ट जो लक्ष्य होते हैं शिक्षण के उनको हासिल करना होता है। हमें पता होता है कि हाँ हमें आज ये पढ़ाना है, आज हमें इंटीजर्स पढ़ाना है, आज हमें रेशनल नंबर पढ़ाना है ना, आज हमें जो है वो अ, सात्रे के बारे में पढ़ाना है, आज क्लास में मैं जा रहा हूँ तो मुझे जो है वो युंग के बारे में पढ़ाना है। ये सभी चीज़ें हमें पता होती हैं, है ना। टीचर कम्युनिकेट करता है एक क्लियर पर्पज के साथ, ताकि वो लर्निंग को फैसिलिटेट कर पाए, है ना, और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाए। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, और जो भी पहले से बनाए गए एजुकेशनल आउटकम्स हैं, क्योंकि देखिए एक शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं ना तो उनके पास ये होता है कि भाई अगर आप कक्षा आपकी खत्म होगी तो बच्चों को क्या आना चाहिए ये डिसाइडेड होता है। तो एजुकेशनल आउटकम्स जो होते हैं ना उनको अचीव करना, तो ये एक पर्पजफुल ही तो है, यानी जानबूझकर ही तो आप कर रहे हैं, है ना, उद्देश्यपूर्ण होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, और अगर आपने जो है मेरा क्लास लिया होगा तो आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या आईसीटी है। नॉर्मल है आईसीटी, तो आपके एक यूनिट का भी नाम है ना, यूनिट 8 है आपका आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है क्या? नहीं, है ना। इंटेरा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं। इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है ना, नहीं होता है। इसका ऑप्शन होता है सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं जानबूझकर आपसे कह रहा था क्योंकि ऐसे करने से आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये याद रखेंगे। अब कह रहा है पांचवा प्रश्न की इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क जो है वो क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर। विशिष्ट से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकालना यानी स्पेसिफिक, है ना, पर्टिकुलर को आप स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, याद रखिए। ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या फिर ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम जनरल टू जनरल, या फिर ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक। बताइए विशिष्ट से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से सामान्य, और सामान्य से विशिष्ट, क्या होगा इसका सही उत्तर? इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? नाम याद रखेंगे, इंडक्टिव।
इंडक्टिव मतलब आप इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस मतलब आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना, जोड़, याद रखेंगे ये जोड़ रहे हैं। आपके घर में इंडक्शन होगा ना, इंडक्शन क्या करता है, हीट को जोड़ देता है ना, ऊपर वाला जो इंडक्शन के ऊपर आपने बर्तन रखा उसके अंदर इंड्यूस कर देता है हीट, कैसे, उसका मैग्नेटिक अपना जो एक तरीका होता है उससे वो इंड्यूस करता है। तो इंड्यूस मतलब जोड़ना, और डिड्यूस मतलब डिडक्ट, आपने सुना होगा ना, डिडक्ट कर दिया, डिडक्ट मतलब घटाना, है ना, या कम करना। तो डिडक्टिव रीजनिंग मतलब हम कम करते हैं, और कम किससे करेंगे, जब हमारे पास बड़ी संख्या में या बड़ा इंफॉर्मेशन होगा। और बड़ा इंफॉर्मेशन क्या होता है, जनरल जो पॉपुलेशन पर लागू हो सके। और जब आप इंड्यूस करते हैं यानी छोटे 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 टुकड़ों को जोड़कर और एक सामान्य चीज बताते हैं, जनरल चीज बताते हैं, यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब हो गया है कि सबसे पहले तो हमारे पास छोटी चीजें हैं, पर्टिकुलर चीजें हैं, स्पेसिफिक चीजें हैं, और इनसे हम जोड़ते जोड़ते जनरल की तरफ जा रहे हैं, सामान्य की तरफ जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर टू जनरल जाना ही इंडक्टिव रीजनिंग होता है ना। तो ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये वाला, ये ऑप्शन इसका सही। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखें, मैंने आपको बहुत ही आसानी से तोड़कर समझा दिया है कि इंड्यूस मतलब जोड़ना, हमारे पास स्पेसिफिक चीजें होती है, उसमें जोड़ जोड़ कर हम जनरल चीजों तक पहुंचते हैं, जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि अच्छा, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, ये सदियों से हम देखते देखते आ रहे हैं, तो अब हमने बिल्कुल उसको जनरलाइज ही कर दिया कि नहीं नहीं, सूरज तो भाई पूरब से ही निकलेगा। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ हम गए हैं, तो यानी इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, है ना। और डिडक्टिव मतलब क्या होगा कि जब आपके पास कोई जनरल ये है कि भाई मार्केट जो है वो डाउन होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का मार्केट डाउन है, जापान का मार्केट डाउन है, यूरोप का मार्केट डाउन है, तो इंडिया में भी डाउन होगा। तो आपने क्या किया, आपको एक जनरल जानकारी थी, उसको डिडक्ट करके और भारत के बारे में बता दिया, यानी एक बहुतों के बारे में पता हो और आप एक के बारे में बताने चलें तो फिर वो डिडक्टिव रीजनिंग, और अगर सबके बारे में पता हो और आप किसी किसी एक के बारे में पता हो और उसको जो है आप सबके ऊपर अगर लागू करें तो इंडक्टिव रीजनिंग। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है ना, इसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जो है ब्रॉडर जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू व्यापक यानी ब्रॉडर, सामान्यकरण जनरलाइजेशन, ये होगा आपका, है ना। तो ये पर्टिकुलर केस से स्टार्ट होके और जनरल प्रिंसिपल तक हम पहुंचते हैं, और ये डिडक्टिव रीजनिंग में इसके ऑपोजिट होता है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो। छठा प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, जल प्रदूषण से आपने देखा है ना कि कैसे हमारी नदियां जो है वो मर रही हैं जल प्रदूषण की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से। यमुना का स्थिति आपने देखा था, चूंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके कुछ कामों की वजह से यमुना पहले से ठीक है, अभी भी जीवित नहीं हुई है। दिल्ली में अगर हम देखें तो जो स्थिति पहले थी कि झाग बन जाता था, ये होता था, तो वो स्थिति अभी नहीं रह गई है। अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार है उसमें, लेकिन फिर भी अब उसका पानी ऐसा तो नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल में ले सकें या फिर उसमें नहा सकें, है ना। तो भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है अनट्रीटेड सीवेज, अनुपचारित मलजल, है ना। सीवेज क्या होता है, जो हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, मलमूत्र का पानी होता है, बर्तन धोने का पानी होता है, नहाने का पानी, वो सारा अगर ट्रीट किए बिना नदियों में छोड़ा जाए तो क्या वो एक सबसे बड़ा स्रोत है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ यानी कृषि अपवाह, यानी जो भी हम अपने खेतों में जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, उनका पानी उसमें जा रहा है, ये क्या ये है। या फिर अनियंत्रित लघु उद्योग, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या ये है, जो ये छोटे छोटे उद्योग हैं उनका जो केमिकल है वो जा रहा है। या फिर धार्मिक प्रथाएं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे हम पूजा करते हैं तो फूल माला मूर्ति सब पानी में बहा देते हैं। बताइए सबसे बड़ा स्रोत जल प्रदूषण का, वाटर पोल्यूशन का भारत की नदियों में क्या है, इन चारों में से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोचने पे आपको मजबूर कर देगा कि सबसे बड़ा क्या होगा, है ना। देखिए सबसे बड़ा जो मेजर वाटर पोल्यूशन का स्रोत है ना, वो है अनट्रीटेड सीवेज। सीवेज क्या
जो गंदा पानी है उसको बिना ट्रीट किए डायरेक्टली नदियों में छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि नदियाँ जो है हमारी प्योर प्योर हैं, नदियाँ हमारी जो है वो भगवान हैं, ये हैं। तो फिर ऐसा अगर करना है ना तो आपको उन नदियों को बचाना भी होगा। जहाँ पर नदियों को भगवान नहीं माना जाता है, जैसे आप चले जाएँ लंदन में, आप चले जाएँ यूएस में, वहाँ पर जापान में चले जाएँ, नदियाँ इतनी साफ़ हैं कि फिर पूछो मत। और यहाँ पर सारी चीज़ें जोड़कर बनाया भी गया कि भाई ऐसा है ताकि लोग गंदा ना करें, और फिर भी लोग जो है गंदा कर रहे हैं। तो अनट्रीटेड सीवेज इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। सबसे बड़ा स्रोत जल प्रदूषण का अनुपचारित मल जल यही है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। देखिए, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? पहला है विषय का गहन ज्ञान, यानी साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उनको अपने सब्जेक्ट पर बहुत मजबूत पकड़ चाहिए। उनका ज्ञान अपने सब्जेक्ट पर इतना चाहिए कि वो सारे ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व कर सके बच्चों के। अच्छा संप्रेषण कौशल यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए उनको। बताइए। तीसरा है कंसर्न एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों की चिंता और समझ। और चौथा है इनोवेटिव एंड क्रिएटिव माइंडसेट। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? यूजीसी नेट का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर क्या होगा? देखिए, अगर एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुण के बारे में हम बात करें ना, तो उनका जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज, यानी वो भी साउंड होना चाहिए। उसके साथ-साथ सब्जेक्ट मैटर जो है, उन उसके बारे में उनकी उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, साउंड नॉलेज होना चाहिए, विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं होगा तो टीचर अपने बात को समझाएँगे कैसे स्टूडेंट्स को? तो एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। छात्रों की चिंता और समझ, बिल्कुल। देखिए, एक अच्छा शिक्षक वही है जो एम्पैथेटिक हो। आप कहेंगे सर ये एम्पैथेटिक क्या होता है? एम्पैथेटिक मतलब होता है कि अपने छात्रों के प्रॉब्लम्स को समझे, उनके जगह खड़ा होके देखे कि क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, ना कि गुस्सा करे, उनको नहीं आ रहा है तो डाँट दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये भी है। और उसके अंदर नवीन और सृजनात्मक मानसिकता होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंडेड कि अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाऊँ जिनसे उनको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब मैं क्या जो है वो चीज़ें करूँ, क्या चीज़ें लाऊँ, क्या मॉडल्स लाऊँ, कैसे मैं उनको पढ़ाऊँ, क्या-क्या जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो टीएलएम हम कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री मैं लाऊँ, जिससे कि उनको मैं बेहतर बढ़ा सकूँ। तो न कुछ नवीनता लाना, कुछ इनोवेशन लाना, कुछ क्रिएटिव माइंडसेट का इस्तेमाल करना, ये एक टीचर का क्वालिटी होता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए-बी-सी-डी, है ना? ये मल्टिपल चॉइस होता ही है, आपको मालूम है ना नेट में। तो ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी और डी। इसमें कोई हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते कि कोई एक है ना? अब 8वां प्रश्न हमारा है, एक शोधकर्ता आर्थिक स्थिति और विद्यालय छोड़ने की दर के बीच संबंध का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। A researcher is interested in studying the relationship between economic status and dropout rate. उपयुक्त शोध डिजाइन क्या होगा? द सुटेबल रिसर्च डिजाइन विल बी, पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध। दूसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी तथ्योत्तर शोध। तीसरा है एथनोग्राफिक रिसर्च यानी नृवंशीय शोध। और चौथा है एक्शन रिसर्च यानी क्रिया शोध या क्रियात्मक शोध। बताइए। एक रिसर्चर रिलेशनशिप को स्टडी करने में इंटरेस्टेड है। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब जो आर्थिक स्थिति है बच्चों की, और ड्रॉप आउट रेट है कि भाई बच्चे जो है बीच से ही स्कूल छोड़ देते हैं ना। बहुत सारे आप देखोगे भारत में, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि 10th तक भी नहीं पढ़ पाते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, 12th तक नहीं पढ़ पाते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो क्या वो एक आर्थिक स्थिति उसके पीछे का कारण है? तो इन दोनों के बीच में, इकोनॉमिक स्टेटस और ड्रॉप आउट रेट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, तो वो कौन-सा रिसर्च करेंगे? एक्सपेरिमेंटल करेंगे, प्रयोगात्मक करेंगे, या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो करेंगे, तथ्योत्तर करेंगे, या फिर एथनोग्राफिक करेंगे, नृवंशीय करेंगे, या फिर क्रियात्मक करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे? बताइए क्या होगा? देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि रिलेशनशिप के 2 चीज़ों के बीच में हमें निकालना है ना? तो रिलेशनशिप निकालना है वेरिएबल्स के बीच में जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। भाई अब किसी के इकोनॉमिक स्टेटस को तो आप मैनिपुलेट मतलब उसमें हेर-फेर नहीं कर सकते हैं। जिसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो है, उसमें आप कोई हेर-फेर नहीं करेंगे। ड्रॉप आउट रेट है तो है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, है ना? तो
रिसर्चर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को असाइन नहीं कर सकते हैं। इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, भाई बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उसके बाद बारे में स्टडी करना है ना। तो इसमें आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं लगा पाएंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जो है वो मैनिपुलेशन करते हैं, हेर-फेर करते हैं चरों में और फिर उसका प्रभाव देखते हैं, ये नहीं होगा। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है ना वो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन होता है और आप जो है वो ये कम्युनिटीज़ के बीच में जाके करते हैं। मान लीजिए कि किसी समुदाय किसी कम्युनिटी के बीच में जैसे भील समुदाय के बीच में आप गए और उनके दिनचर्या को आप समझ रहे हैं, उनके बीच में रह के और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करें, उसको मेथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं, है ना? एक्शन रिसर्च त्वरित अगर आपको कोई तुरंत आपको कुछ अच्छे रिजल्ट जानना है, मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हुए हैं और बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो आपने तुरंत उनका सीट चेंज किया और फिर देखा कि काफ़ी प्रभाव उसका दिखा, वो एक्शन रिसर्च मतलब हम अपने आस-पास की चीज़ों में अगर हम तुरंत कुछ रिसर्च तुरंत उसका प्रभाव देखना चाहें, रिजल्ट देखना है तो एक्शन रिसर्च होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो, तथ्योत्तर। यानी किसी भी चीज़ के होने के बाद, किसी भी चीज़ के किसी भी घटना के घटने के बाद उसके ऊपर अगर रिसर्च हो जिसमें कुछ मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, अब उस एक्सीडेंट के ऊपर जो है वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एसआईटी है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जाँच कर रही है। तो उस केस में आप कुछ हेर-फेर नहीं कर सकते हैं, चीज़ें घट चुकी हैं। वैसे ही अगर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस आर्थिक स्थिति खराब है तो है, अच्छा है तो है। कोई अगर बच्चा जो स्कूल छोड़ चुका है उसके ऊपर आप कर रहे हैं तो फिर वो ये नहीं है कि आप उसको स्कूल में ले आएँगे उसको हटाएँगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो हो चुका वो हो चुका और उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसी रिसर्च डिज़ाइन इसी शोध डिज़ाइन का उपयोग आपको करना होगा। तो ये कुछ 8 प्रश्न थे जो हमने आज सॉल्व किए डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके लिए गए थे और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और आपको हेल्प तो करेंगे ही आपके एग्ज़ामिनेशन में, है ना? आप अगर हमारे उड़ान बैच से जुड़े होंगे, तो आपको पता होगा कि कितने बेहतर तरीके से हमने तैयारी की, अपने पेपर 1 की बेहतरीन तैयारी की है और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन हो रहा है, अभी होगा भी मैराथन सेशन मैं लेके आने वाला हूँ बैच में और अगर आप मैराथन सेशन से जुड़ना चाहते हैं, हमारा जो मैराथन बैच है वो हमने लॉन्च किया, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर चल रहा है ना स्क्रीन पे, वो उस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ 9015958713 ये नंबर है विनय सर का, है ना? विनय सर का नंबर है, इस पे आप कॉल करके और जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा बचा नहीं और फीस बहुत कम रखा गया है। तो चलिए, बाकी हम जो है वो मिलते हैं फिर किसी प्रैक्टिस सेशन के साथ और जल्दी ही इस सेशन को लाने का कोशिश करूँगा ताकि आप जो है वो इस एग्ज़ाम में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें और साथ में हम प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलता हूँ आपसे आगे क्लास के साथ, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।